हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी तट पर किसका गर्म प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पर सही है। अगर आपसे गर्म धाराएं पूछी जाए कौन कौन सी हैं, तो गर्म धाराएं यहाँ पर जिस पर प्रभाव पड़ता है, गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। दूसरी धारा है कुरोसियो, दूसरी धारा कौन सी है, कुरोसियो धारा है, कुरोसियो धारा है। तीसरी धारा कौन सी है, मोजाम्बिक धारा है, मोजाम्बिक धारा है। ये गर्म धाराएं हैं। आपके यूपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, ड्रकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। आप सभी को पता है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आंसर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे चीन के बारे में पूछा जाए, चीन के बारे में कौन से पर्वत है, तो यहाँ पे पर्वत आप लोग याद रखिएगा। पर्वत यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय है। चीन में हिमालय है, हिमालय है। इसके बाद में यहाँ पर कुनलून है, कुनलून पर्वत है। हिमालय पर्वत के बाद में कुनलून पर्वत है। इसके बाद में तियान शान पर्वत है, तियान शान पर्वत है, तियान शान पर्वत है। और इसके बाद में यहाँ पर काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत है। ये सब कहाँ पर स्थित है, तो चीन में स्थित है। और जैसा कि आपको पता है तिब्बत में क्या है, कैलाश पर्वत है। तिब्बत में कौन सा पर्वत है, तो कैलाश पर्वत है। तिब्बत के मानसरोवर में कौन सा पर्वत है, तो कैलाश पर्वत स्थित है। किससे संबंधित है, तो ये भी आपका चीन से संबंधित हो जाएगा। जो ड्रकेंसबर्ग पर्वत है इसका स्थानीय नाम क्या है, क्वाथा लंबा है, क्वाथा लंबा इसका स्थानीय नाम है, क्वाथा लंबा स्थानीय नाम है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो इसका विस्तार है किन दो देशों में है, तो पहला तो यहाँ पर आपने देखा है दक्षिण अफ्रीका है, दूसरा लेसोथो है। दूसरा यहाँ पर क्या है, लेसेथो, दूसरा है यहाँ पर लेसेथो। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है ड्रकेंसबर्ग। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सर्वोच्च पर्वत, सर्वोच्च पर्वत दक्षिण अफ्रीका का कौन सा है, सर्वोच्च पर्वत दक्षिण अफ्रीका का कौन सा है, तो यहाँ पर है आपका ड्रकेंसबर्ग पर्वत। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, सी सही है। अगर आपसे इसकी अधिकतम ऊंचाई पूछी जाए, जो ड्रकेंसबर्ग पर्वत है इसकी अधिकतम आपसे ऊंचाई पूछी जाए कितनी है, अधिकतम ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए कितनी है, तो 3842 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8342 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आप सभी को पता होगा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और किसका ग्रह नहीं है, तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध है, जो बुध ग्रह है ये किसके निकटतम है, तो सूर्य के निकटतम है। जो बुध ग्रह है किसके निकटतम है, सूर्य के निकटतम है, सूर्य के निकटतम है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूसरे स्थान पर है, सूर्य से दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र अगर उपग्रह आपसे पूछा जाए क्या है, तो चंद्रमा है।
क्या है? चंद्रमा है। आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। किसके पास है? शनि ग्रह के पास है। कितने हैं? तो 82 82 उपग्रह हैं। 82 उपग्रह हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मंगल ग्रह के पास कितने? 2 उपग्रह हैं। तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? डिमोस, पहला है यहाँ पर डिमोस उपग्रह है। डिमोस उपग्रह है। दूसरा है फोबोस। दूसरा है यहाँ पर फोबोस उपग्रह। 2 उपग्रह किसके पास है? मंगल ग्रह के पास है। डिमोस है और फोबोस है। नेक्स्ट है सिलवासा राजधानी है किसकी? तो दादर एवं नागर हवेली की है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे लक्षद्वीप की राजधानी पूछी जाए, क्या है? कवारती है। कवारती। इसके बाद में यहाँ पर दमन द्वीप की अगर राजधानी आपसे पूछी जाए, दमन द्वीप की राजधानी क्या है? तो दमन है। दमन द्वीप की राजधानी क्या है? दमन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? तो काली मिट्टी यहाँ पर हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगूर के नाम से जाना जाता है। रेगूर के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का जो काला रंग है किसके कारण होता है? काला रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट है और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। और जो काली मिट्टी है इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार से होता है? इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो जो ज्वालामुखी का लावा होता है इसके अपक्षय और अपरदन से होता है। ज्वालामुखी लावा के अपक्षय एवं अपरदन से होता है। अपक्षय और अपरदन से होता है। अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण होता है। और जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो विस्तार है कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर में है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपके यूपी टेट में इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी वर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? तो विभ्रंश घाटी का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जो विभ्रंश घाटियां हैं इसका निर्माण जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि स्थलाकृतियों में तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। तो अगर स्थलाकृति में कोई तनाव या खिंचाव है तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। स्थलाकृतियों के खिंचाव या तनाव के कारण। खिंचाव व तनाव के कारण या के द्वारा, तनाव के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो विभ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें धरातल का कुछ भाग धंस जाता है। इसमें क्या होता है? तो धरातल का कुछ भाग धंस जाता है। जो धरातल का कुछ भाग होता है ये क्या होता है? धंस जाता है। और जो ये भाग धसा हुआ होता है तो धसाव के कारण किसका निर्माण होता है? तो धसाव के कारण किसका निर्माण होता है? यहाँ पर क्या होगा? विभ्रंश घाटी। धसाव के कारण किसका निर्माण होता है? विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? उठे हुए भाग को कहते हैं भ्रंशोत्य पर्वत। भ्रंशोत्य पर्वत कहते हैं।
यहाँ पर ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भ्रंश्योत्य पर्वत किसको कहते हैं? तो उठे हुए भाग को, उठे भाग को कहते हैं। एक भाग तो आपका धंस जाता है, दूसरा भाग उठ जाता है। तो जो भाग धंस जाता है इसके कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अगर भाग उठ जाता है तो भ्रंशोत्त पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? जो चंद्र ग्रहण है ये कब पड़ता है? तो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, पूर्णमासी के दिन पड़ता है। पूर्णिमा लिखा हो या पूर्णमासी एक ही बात है। चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है? अगर आपसे कारण पूछा जाए किस कारण चंद्र ग्रहण होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी किसके बीच आती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य व चंद्रमा के बीच, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने के कारण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। आने के कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा है और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुका है। इसका एक दूसरा कारण भी है। इसमें क्या होता है? जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है किसके पास नहीं पहुंचती है? जो सूर्य की रोशनी होती है ये किसके पास नहीं पहुंचती है? चंद्रमा तक। सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। तब क्या होता है? तब जो पृथ्वी की छाया होती है इसके कारण चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। और जो चंद्र ग्रहण होता है ये सदैव आपका पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। आई होप इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य हैं? तो सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश इसके कितने हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो 193 है। सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। और अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पूछे जाए कौन है, महासचिव कौन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महासचिव है एंटेनियो, एंटेनियो एंटेनियो गुटेरास है। एंटेनियो गुटेरास है। किससे संबंधित है? तो पुर्तगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुर्तगाल से संबंधित है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूनतम आयु सीमा होती है ये 21 वर्ष होती है। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतदान की जो आयु है कितनी होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम आयु है ये आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष। और लोकसभा या विधानसभा सदस्य के लिए, लोकसभा लोकसभा या विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपसे 30 वर्ष की आयु पूछी जाए तो ये किसके लिए होती है? राज्यसभा विधानसभा परिषद के लिए। राज्यसभा राज्यसभा व विधानसभा परिषद के लिए, विधानसभा परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। आंसर आपने यहाँ पर देखा है 21 वर्ष ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, किस मामले में दिया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती के मामले में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। जो केशवानंद भारती मामला है यह कब दिया गया है? अगर आपसे सन पूछा जाए तो 1973 हो जाएगा। 1973 में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है किसमें?
तो किसमें करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 127 है। अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 127 है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जब भी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीश की संख्या कम हो, तो इस जो ये कोरम होता है, इसमें कोरम को पूरा करने के लिए स्थायी न्यायाधीश की अगर संख्या कम है, स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम है, स्थायी न्यायाधीशों की संख्या क्या है? कम अगर है, तो अस्थायी न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर ये निर्धारित करता है कि धन विधेयक है अथवा नहीं है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद भी आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद है 110। अनुच्छेद क्या है? 110 है, धन विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। और जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होता है, यह संसद द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है, इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अगर संसद द्वारा धन विधेयक पारित कर दिया गया है, तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति इसे वापस नहीं करेगा। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? तो ये कहा है एडम्स ने। किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवी ने कहा। यह भी आपको पता होगा, जॉन डीवी ने कहा है। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया में क्या होता है? तो एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षित होता है, मतलब एक पढ़ने वाला, दूसरा पढ़ाने वाला। और जबकि जॉन डीवी ने क्या बताया? त्रिध्रुवी प्रक्रिया में क्या बताया है? तो एक पढ़ने वाला, दूसरा पढ़ाने वाला और तीसरा यहाँ पर पढ़ाने का माध्यम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो एडम्स है, इन्होंने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में स्पष्ट भी किया है कि शिक्षा क्या है? एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये पुस्तक आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय है जो उच्च प्राथमिक स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो दर्शन शास्त्र नहीं होगा, राजनीतिक शास्त्र है, भूगोल है और इतिहास है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जबकि आपको पता है, जो दर्शन शास्त्र होता है, मान लीजिए किसी ने बीए किया है, तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो दर्शन शास्त्र है, इसे आप एक विषय के रूप में पढ़ेंगे, तो ये स्नातक स्तर से संबंधित हो जाएगा। और बाकी तो आप लोगों को पता है कि जो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम होते हैं, इसमें क्या होता है? इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? व्याख्यान विधि का गुण क्या नहीं है? देखिए, अगर व्याख्यान कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं? नोट डाउन तो आप लोग कर नहीं रहे होंगे, आप लोग सुन रहे होंगे। तो इसमें समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब यहाँ पर आपने जो भी क्लासेस देखी है, इसको देखने के बाद में कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा, या आप ये कहेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, ऐसा नहीं होता है कि एक्सप्लेन यहाँ पर किया जा रहा है तो आप स्वयं से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गुण क्या नहीं है? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? जैसे कि अगर आप लोगों ने बीएड किया है, तो बीएड में आप लोगों को बताया जाता है कि कितने डिग्री के कोण पर आपको खड़े होना है, जिससे आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो और सामने से बच्चे देख रहे हो, बच्चे को दिखाई दे रहा हो, उसको चीजें समझ में आ रही हो। तो 45 डिग्री के कोण पर खड़े होना है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्यों शिक्षा दी जाती है? तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, ये भी सही है। अच्छे नागरिक होना, ये भी सही। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैसे कि आपको पता है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है,
सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है और यहाँ पर सम्यक आचरण हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म किसमें विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और किसमें विश्वास करते हैं? तो कर्म पर, कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी सही है। नेक्स्ट है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो ये की थी भवभूति ने। किसने की थी? भवभूति ने की थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भास नामक कवि है, इनकी जो रचना है कौन कौन सी है? स्वप्न भास दत्ता है, चारुदत्ता है। ये ग्रंथ से संबंधित है। ये क्या है? ये ग्रंथ की रचना किसने की है? भास ने की है। स्वप्न भास दत्ता है और चारुदत्ता है। इन ग्रंथों की रचना किसने की है? भास ने की है। इसके बाद में यहाँ पर है हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट ने किसकी रचना की है? हर्षचरित है और कादम्बरी है। इसके बाद में है ऋतु संहार, मेघदूत है, रघुवंश है, कुमार संभव है। ये रचना किससे संबंधित है? तो कालिदास से संबंधित है। इन रचनाओं को आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली में जो जंतर मंतर का निर्माण है किसने करवाया था? तो ये करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? 1724 ईस्वी में करवाया था। 1724 ईस्वी में करवाया था। आंसर डी सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगामी एग्जाम में आपके आने की 100% संभावना है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।